सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनुपमा राणा, आप लोगों को मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग आज ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि आज सिलेबस डिस्कस करेंगे कि होता क्या है ज्योग्राफी में, है ना, क्या क्या चीजें कवर करनी है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओहो, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे। उसके बाद क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ज्योग्राफी को लेके। ठीक है, तो आज के क्लास में ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस, देन विल कम टू द रिसोर्सेस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ज्योग्राफी को लेके, है ना। तो सिलेबस में देखें तो ज्योग्राफी डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक है इंडियन ज्योग्राफी। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पार्ट्स को पढ़ना होता है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, बेसिकली हम लोग फिजिकल पार्ट पढ़ते हैं, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड पढ़ते हैं बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसमें चार पार्ट्स आते हैं। पहले हम लोग कवर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ऑनलाइन में आप लोग का मीडियम कौन सा है, एक बार कमेंट में रिप्लाई करेंगे क्या? खैर मैं दोनों में बताऊंगी, बाइलिंगुअल बताऊंगी। जियोमॉर्फोलॉजी पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग अर्थ से रिलेटेड फिनोमिनास को पढ़ते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ, है ना, कैसे किस तरह के लैंडफॉर्म्स बने, माउंटेन सिस्टम कैसे बने, डेजर्ट्स कैसे बनते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या है जियोमॉर्फोलॉजी में बात करते हैं। प्लेटूज कैसे बनते हैं, रिवर्स के थ्रू इरोजनल साइकिल कैसा होता है ना, और इरोजन होने के बाद कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। अक्सर इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर फेवरेट टॉपिक होता है यूपीएससी का। तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग अर्थ से रिलेटेड फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, ओवरऑल अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ, और यहाँ पे लैंडफॉर्म्स किस टाइप के हैं, किस टाइप के माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक हैं या फिर यंग फोल्ड माउंटेन है, ये सब के बारे में बात करते हैं। हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान। उसके बाद हम लोग इसमें सेकंड में बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड का सिलेबस है। पहला जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद सेकंड में क्लाइमेटोलॉजी। हिंदी में इसको बोलते हैं जलवायु विज्ञान। तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में ओवरऑल क्लाइमेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसा हुआ, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब के बारे में बात करेंगे, है ना। ओवरऑल क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना है ना, मतलब डेली चेंज होता रहता है या वीकली चेंज होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदर, है ना। और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, मतलब डिकेड्स में चेंज होता है या ईयर्स में चेंज होता है, उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के क्लाइमेट पढ़ेंगे। मॉनसून क्लाइमेट हो गया, मेडिटेरियन क्लाइमेट हो गया, है ना, अलग अलग टाइप का प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे, और इसमें साइक्लोन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अक्सर यूपीएससी का क्वेश्चन आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं या टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो हम लोग ये भी बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको भी स्टार मार्क करिएगा, क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद थर्ड में हम लोग रखेंगे ओशनोग्राफी को। ओशनोग्राफी हिंदी में समुद्र विज्ञान बोलते हैं। ओशनोग्राफी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी ओशन रिलेटेड फिनोमिनाज है
उसको हम लोग क्या है ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे कि टाइड्स कैसे बनते हैं, ओशन करंट्स क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स है, फिर फिशिंग इंडस्ट्री के लिए कौन कौन से करंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो इसमें हम लोग क्या है ओशनोग्राफी में ये पढ़ेंगे, ओशन रिलेटेड फिनोमेना, है ना। समुद्र में जितने भी चीजें होती हैं उन सब के बारे में हम लोग क्या है ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पर ये दोनों हाईली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कवर सभी को करना है ना। यूपीएससी का पैटर्न आप लोग अनप्रिडिक्ट मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब देख ही रहे हैं हर साल क्या है डायनामिज्म हो जा रहा है ना। हर साल कुछ ना कुछ नए नए आपको सरप्राइजेस मिलेंगे ही। तो आपको वो, हाँ बहुत ज्यादा, इस साल का पेपर तो कुछ ज्यादा ही रैंडम था, है ना। आप लोग मतलब कोई एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, बहुत ज्यादा रैंडम था। तो इसलिए सभी चीजों को कवर करके रखें आप अपने एंड से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, है ना। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में इसमें हम लोग पढ़ते हैं सॉइल के बारे में, सॉइल एंड वेजिटेशन। मतलब इसमें सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, फिर किस तरह के वेजिटेशन होते हैं, ये सब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल के क्या क्या फैक्टर्स हैं, है ना। उसके बाद वेजिटेशन क्या होता है, मतलब ट्रॉपिकल वेजिटेशन कहाँ मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, तो किस टाइप के सॉइल होते हैं वहाँ पे। हाँ, तो इसमें बायोजियोग्राफी में ये कवर करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव विज्ञान, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। तो इतना ही हम लोग को कवर करना है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कवर हो जाता है, तो ये मेजर पार्ट कवर हो जाता है, तो ये आसान पड़ता है इंडियन ज्योग्राफी, है ना। आप बड़ा पिक्चर समझ जाते हैं तो उसके बाद छोटा पिक्चर समझने में ज्यादा आसानी होता है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें पहला कि इनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब किस टाइप के माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट हैं, प्लेन्स हैं, इस टाइप का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ओवरऑल इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। हिंदी में क्या बोलेंगे, भूगोलिक संरचना को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। और उसके बाद दूसरा पार्ट है क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग क्या है बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे मॉनसून के बारे में, मॉनसून के बारे में बात करेंगे, इसमें एल नीनो के बारे में बात करेंगे, स्नो के बारे में बात करेंगे, और भी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट के रिलेटेड जो फिनोमिनाज हैं इंडिया में, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, एल नीनो हो गया, मानसून हो गया, तो क्लाइमेट में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी मानसून डिस्कस होगा, तो वो बड़ा पिक्चर समझने के बाद आप छोटा पिक्चर को ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 2 पार्ट्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और उसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या डिस्कस करेंगे बोले मैं, इसमें बोले कि हिमालयन माउंटेन्स डिस्कस करेंगे हम लोग, हिमालयन माउंटेन्स हो गया, और इसमें पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट हो गया। फिर आएंगे हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है इसमें कवर होगा।
यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हम लोग 3 रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंडस इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र। है ना? तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या है, 3 रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद साथ में ही हम लोग क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दोनों के बारे में भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ईस्ट फ्लोइंग में जैसे कि महानदी, गोदावरी, ये सब आ जाएंगे, और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, तापी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है? तो ड्रेनेज सिस्टम में ये कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आएंगे नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन किस टाइप का है, कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंडिया में मिलता है, टेम्परेट फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल है या एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन में, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, वही इंडस्ट्रीज आ जाते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अक्सर मेंस में क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, प्री में भी आता है लेकिन अक्सर मेंस में आता है। ठीक है? तो इंडस्ट्रीज हो गया, एनर्जी हो गया, रिसोर्सेस हो गए, मिनरल्स हो गए, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्शन है। ठीक है? इंडस्ट्रीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया और रिसोर्सेस हो गया, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्शन है। अक्सर मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए शुगर मिल इंडस्ट्री है तो उसका शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड क्यों हो रहा है, उसके फैक्टर्स को बताइए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है? इसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में वही ह्यूमन डेवलपमेंट के फैक्टर्स, ह्यूमन कैपिटल, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं पर आ भी सकते हैं, तो आपको कवर करके रखना है। हाँ, हाँ, पॉपुलेशन डेमोग्राफी वाले जितने क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो इसको ह्यूमन ज्योग्राफी को आपको खुद कवर करना रहेगा क्योंकि आपको इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है। इसमें आपको 12th की एनसीईआरटी से कवर करना रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। वही सेम चीज होते हैं जो हम लोग 6 से 10 की क्लासेस में पढ़ते हैं, सेम सेम चीज इसमें दिया होता है। तो 12th क्लास के एनसीईआरटी से आप लोग कवर कर लेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी को, है ना। तो हो गया अपना सिलेबस इतना, है ना। ये तो केवल मेन मेन पार्ट्स को हमने डिवाइड किया है। जैसे हम लोग कवर करेंगे तो ज्योग्राफी बहुत क्या है, वास्ट सब्जेक्ट है, काफी वास्ट है। अराउंड 3 से 4 मंथ्स लगेंगे कवर करने के लिए, है ना। तो पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिया में आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, मैपिंग की क्लास करेंगे। बिना मैपिंग के हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होगा, मतलब कौन से माउंटेन्स कहाँ पे हैं ये सब चीजें पता होगा, तब आप क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इसके कारण ये माउंटेन्स बने हैं, इस रीजन में बने हैं, है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैपिंग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैपिंग क्लास के लिए आप लोग को स्टूडेंट एटलस ले लेना है। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है मैप, वो ले लेना है। मार्केट में मिल जाएगा, अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा, है ना। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो कि मैपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बेसिक्स क्या है, सारे कॉन्टिनेंट्स वाइज हम लोग मैप कर लेंगे, उसके बाद इंडिया की भी मैपिंग करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड।
तो इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, रिसोर्सेस क्या फॉलो करना चाहिए, है ना। तो कौन कौन से किताब पढ़नी है वो मैं बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले 6 से 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 से 10th क्लास एनसीईआरटी। ये आप लोग का खुद का काम रहेगा, 6 से 10th की एनसीईआरटी खुद से पढ़ेंगे, है ना। इसमें बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में बताया गया है कि सोलर सिस्टम क्या होता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये सब चीजें इसमें बताया गया है। काफी कुछ चीजें कवर हो जाएगा, वेजिटेशन वगैरह भी कवर हो जाएगा। तो 6 से 10th की एनसीईआरटी पहले कवर करनी है ना। उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी, आप लोग ये एनसीईआरटी मेरे क्लास के साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तभी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे मेरी क्लास, हाँ हाँ, हाँ फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें दो किताब आती है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो है ना, वर्ल्ड वाला है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऐसा कुछ नाम है इसका, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और दूसरा पार्ट है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये दो पार्ट्स हैं 11th क्लास। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी एकदम ही हाईली इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में अच्छे से बताया गया है ना। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड हो गया, और इंडिया का भी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो 11th क्लास के एनसीईआरटी को आप लोग मान सकते हैं कि ये एकदम स्टैंडर्ड टेक्स्ट है यूपीएससी के लिए, जीएस में फॉलो करने के लिए, है ना। तो ये एनसीईआरटी को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं मेरी क्लास होगी जियोमॉर्फोलॉजी की, तो मैं बताऊंगी इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो साथ साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्या है, क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें अ, एक पार्ट में आई थिंक ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिया है, दो पार्ट्स हैं इसमें भी, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना। तो इसको भी आप लोग क्या है, 12th क्लास के एनसीईआरटी को भी आप लोग को खुद से पढ़ना रहेगा। तो ये पहले पढ़ेंगे, है ना। ये पहले पढ़ने के बाद आप लोग 12th की एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 11th के एनसीईआरटी में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो आप लोग मेरे क्लास के साथ साथ पढ़िएगा, है ना। तो ये इतना बेसिक रिसोर्स है, काफी रहेगा जीएस के लिए, है ना। ये तो एकदम मस्ट है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसको मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी में इतना सोर्स आपको कवर करना ही है, और साथ में मेरा नोट्स कवर करना है। तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा एक्सेसिवली वास्ट, मतलब थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और जिस मतलब आसान वे में आपको जितना समझ आए उस टाइप का हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो, अगर आपके पास टाइम है या ऑप्शनल लेना चाहते हैं, है ना, ज्योग्राफी को, तो आप लोग ये वाला किताब पढ़ सकते हैं, जीसी लियोंग की। ये बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के लिए काम आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, है ना। जीसी लियोंग किताब में बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के कंटेंट्स पूरे दिए हुए हैं। मैंने कहा अभी कि मस्ट जो मैंडेटरी मैंने बताया वो एनसीईआरटीज थे, और मेरे नोट्स। आप लोग की क्लासेस क्या है, जब थ्योरी क्लास होगी ना, तो एक भी क्लासेस मिस ना करें, नहीं तो कनेक्टिविटी टूट जाएगा, है ना। तो उतना कर लेंगे आप लोग पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, तो काफी हो जाएगा। उसी को बार बार रिवाइज करें और पीवाईक्यू बनाएं, है ना। और अगर लगता है आपको कि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, तब आप पढ़ें जीसी लियोंग, पर मैं नहीं पढ़ी थी अपने टाइम में, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ बहुत वास्ट है, नहीं काफी मैं कवर करवा दूंगी यहाँ पे क्लास में, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो काफी हो जाएगा, है ना। तो उतना लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ सोर्सेस, कि अगर आपको पढ़ना हो तो जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के लिए, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों एक्स्ट्रा बुक्स हैं, बाकी जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया वो मैंडेटरी है ना।
और ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सको, लेकिन बहुत ही ज्यादा वास्ट है। माजिद हुसैन तो इतनी मोटी किताब है। तो बाकी मतलब क्या बोलते हैं, बाकी जीएस को भी कवर करना रहेगा ना आपको, तो इतना टाइम रहेगा नहीं, तो आप लोग वेस्ट ना करें। तो ज्यादा सोर्सेस के पीछे नहीं पड़ना है ना। सिंगल सोर्स को क्या है, मल्टीपल रिवीजन करें, तब जाके आपका क्या कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो ये हो गया रिसोर्सेस। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट था स्ट्रैटेजी का। नहीं, स्ट्रैटेजी से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं अराउंड। तो मेंस में लगभग आप लोग 4 to 5 मान लीजिए एवरेज। मेंस में क्या है, 4 to 5 क्वेश्चंस का एवरेज मान लीजिए, है ना। और प्री में बहुत ज्यादा वेरी करता है। आप 7 से 12 मान लीजिए एवरेज, है ना। इससे कम भी होता है तो यूपीएससी का पैटर्न हम लोग अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एवरेज मान के चलना है कि 7 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में, है ना। 15 भी हो सकता है। और बाकी मेंस में 4 से 5 का एवरेज रहता है। और मेंस में काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आप इजिली स्कोर कर सकते हो। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इजिली स्कोर कर सकते हो। बहुत ही रेयर होता है कि एकदम करंट का क्वेश्चन या टॉपिक आ गया। तो मेंस में काफी स्कोरिंग होता है, और प्री में तो आपको काफी कवरेज करना पड़ेगा, है ना। स्टैटिक तो कवर करना ही पड़ेगा, उसके बाद जो प्लेसेस इन न्यूज का सेक्शन है उसको भी हाईली कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मैपिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो इसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि आप पहले क्या करें, सिंगल सोर्स को फॉलो करें। सिंगल सोर्स फॉलो करें और इसी का क्या करें, आप मल्टीपल रिवीजन करें, है ना। पर आज के टाइम में क्या होता है, हम लोग एआई टेक्नोलॉजी यही वर्ल्ड में जी रहे हैं ना। तो आज के टाइम में क्या होता है, नहीं, हाँ हाँ, इतने सारे सोर्सेस है, नहीं यहाँ समझ नहीं आया, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम क्या है चला जाता है ना। लिमिटेड टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, है ना। साथ में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, तो कैसे चलेगा, अगर मल्टीपल सोर्सेस को पढ़ेंगे तो कितना ही याद रखेगा। ह्यूमन ब्रेन का भी एक लिमिटेशन होता है ना। तो क्या करें, सिंगल सोर्स को ही फॉलो करें, कोशिश करें, है ना, सिंगल सोर्स को ही फॉलो करें। और उसके बाद क्या है, उसी का मल्टीपल रिवीजन करें, तब जाके क्या है, कंसेप्ट क्या है आपके कमांड में आ जाएगा, है ना। डे 1 में नहीं होता है। काफी ऐसा होता है कि ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट होते हैं ना वो बाउंस कर जाते हैं। अक्सर ऐसा होगा जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में आते तक लोगों का माइंडसेट बन जाता है ना। लेकिन जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते टाइम ऐसा लगता है शुरू में कि क्या पढ़ा रहे हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा, एकदम नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है। लेकिन आप उसी को पढ़ने के बाद उसी डे 1 से ही आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दें या बार बार उसको पढ़ेंगे, तो वो क्लियर होता है ना। फिर धीरे से माइंड बनता है। ठीक है, तो पहले डे 1 में जज नहीं करना है। पर बच्चे क्या करते हैं, एक सोच से पढ़ लिए, तुरंत में समझ नहीं आया, दूसरा सोच पढ़ेंगे, उसको भी समझ नहीं आया, और टीचर को भी क्या थोड़ा टाइम देते नहीं है। टाइम देते नहीं है कि उसका मतलब 10-15 मिनट का लेक्चर देख लिया, ये तो अच्छा पढ़ा नहीं रहा है, दूसरा देख लेते हैं। तो ऐसा होता है। पर उसको आप टाइम दें और खुद को भी टाइम दें, क्योंकि शुरू में नहीं आते हैं, क्योंकि ये फील्ड हमारे लिए बहुत ही नया है ना। इससे पहले तो पढ़े नहीं थे। आप नया स्टार्ट करते हैं कुछ भी चीज़, तो उसमें टाइम लगता है ना, कमांड में आने के लिए। तो उसको आप लोग ट्रस्ट करें और एक ही सोर्स पे ट्रस्ट करें, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, है ना। तब जाके क्या है, कमांड में आ जाएगा। जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब का सिर्फ एक ही रामबाण है, आप एक सोर्स फॉलो करें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, है ना। तब जाके क्या है, क्लियर होगा। ये 4 सब्जेक्ट कर लिए तो आपके लिए मतलब काफी बेनिफिशियल रहेगा। जीएस में भी क्या है, आंसर्स बहुत अच्छे से तभी लिखा जा सकता है जब ये 4 सब्जेक्ट्स का कमांड आपके पास होगा, है ना, क्योंकि सारा चीज इंटरलिंक्ड रहता है। तो आपको यूपीएससी में केवल ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है ना, सारे डायमेंशन में फोकस करना है कि सोशल पार्ट क्या है, इकोनॉमिक पार्ट क्या है, ज्योग्राफिकल पार्ट क्या है, एनवायरमेंटल पार्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्ट क्या है। तो ऐसा सारा डायमेंशन को कवर करेंगे तो आपका आंसर क्या है, क्या बोलते हैं, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव लगेगा एग्जामिनर को, तो बेटर मार्क्स मिलते हैं।
है ना। तो जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी तो करंट के सब्जेक्ट्स को तो बार बार अलग अलग टाइम पे कवर करना पड़ता है ना, वो नए नए चीजें ऐड ऑन होती हैं, जैसे साइंस एंड टेक हो गया और एनवायरमेंट हो गया, ये सब क्या ऐड होते रहते हैं, है ना। जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसका फाउंडेशन सेम है उसको आप कमांड में रखिए। और प्री करने का एक ही मतलब मेन यही होता है कि एक ही चीज होता है कि आपका स्टैटिक कितना क्या बोलते हैं कमांड में है। अगर आप स्टैटिक के क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आप प्री से बाहर हो जाएंगे। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा जब मैं दे रही थी अटेम्प्ट, तब कि ऐसा हुआ है कि जहां जहां मैंने स्टैटिक के क्वेश्चन गलत किए मैं बाहर हो गई हूँ। ठीक है, तो आपको स्टैटिक के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, है ना। आप करंट के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, फैक्चुअल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर किसी को याद नहीं रहता, है ना। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, पहले से आपको रिवाइज करके उस चीज को रखना है ना। तो ज्यादा हायर चांसेस तभी होंगे जब आपका स्टैटिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। स्टैटिक के साथ साथ आपका अप्रोच भी वो टाइम के साथ डेवलप होगा, जब आप पीवाईक्यू वगैरह लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो उससे क्या है एक माइंडसेट सेट होता है ना। और कितना भी पढ़ लीजिए, आपको वहां पे जाके लॉजिकल रीजनिंग लगानी है ना। सभी को क्या होता है, कितना भी अच्छा मतलब ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में केवल नॉलेज का रोल नहीं है ना। केवल नॉलेज का रोल नहीं है, भले मुझे ज्यादा पता हो, लेकिन कुछ और फैक्टर भी चाहिए था, इसलिए प्री क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो इस तरह की चीजें होती है, मतलब केवल नॉलेज नहीं है, नॉलेज को आप कितना बेटर वे में किस तरह से अप्लाई करते हैं, है ना। आपका अप्रोच कैसा है, साथ में आपका इंटरनल सिस्टम कैसा है, मतलब माइंडसेट कैसा है ना। पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान नहीं आने वाला चीज को भी अपने फेवर में कर सकता है ना। और मान लीजिए आप नया क्वेश्चन देख लिए उसके बाद फिर एग्जाम हॉल में पैनिक कर गए तो फिर नहीं बनेगा, है ना। कितना भी कोशिश कर लीजिए नहीं बनेगा, है ना। आता भी होगा लेकिन आप पैनिक करेंगे या थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, है ना। ऐसा होता है एग्जाम हॉल में, अक्सर होता है, तो उससे क्या है नहीं हो पाता फिर। लेकिन आप कम पढ़े हैं लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से डील करना चाहते हैं कि चलो, क्योंकि सरप्राइजिंग क्वेश्चंस तो हर साल होते हैं, है ना। अननोन क्वेश्चंस हर साल होते हैं, तब भी उसको क्या है आपको पढ़ना है, और थोड़ा सा जितना हो पाए लॉजिकली आप एलिमिनेट करें या जो भी आप तिकड़म लगाएं, लगाने के बाद आप उसको बना के आगे बढ़े, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो उस तरह का माइंडसेट वगैरह को आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे डेवलप होगा, प्रैक्टिस के साथ में। जितना जल्दी हो सके आप उतना स्टैटिक को कवर कर लें, उसके बाद पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करें, है ना। नेक्स्ट सोर्स क्या ही होगा, मतलब स्ट्रैटेजी क्या होगा, पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे और आप कितना भी टेस्ट सीरीज लगा लेंगे सब वेस्ट है। ठीक है, तो पीवाईक्यू लगाना है, सोर्स खत्म कर लिया, एक टॉपिक मान लीजिए आप कर लिए, आजकल क्या है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आते हैं, तो उस टॉपिक से पीवाईक्यू लगा लो, तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया, तो वापस रिवाइज करो नहीं समझ आया तो, है ना। तो पीवाईक्यूज क्या एक तरह से राइट डायरेक्शन में गाइड प्रोवाइड करते हैं लोग। हाँ हाँ ले सकते हो ना, राइट डायरेक्शन में क्या है इन लोग गाइड करते हैं पीवाईक्यूज। अगर आप पीवाईक्यू नहीं बना पाएंगे तो यूपीएससी का माइंडसेट नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस क्या है फ्रेम करता है ना। मैं इनिशियल स्टेजेस में मैंने काफी इग्नोर किया था पीवाईक्यू को, है ना। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो जब तक पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। शायद पीवाईक्यू लगाने के बाद क्या करेंगे आप लोग, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, है ना। टेस्ट सीरीज लगाएंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप खुद को जज नहीं करेंगे, है ना। जो भी है नंबर आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन जो हाँ अलग अलग भी होता है ना। जैसे पहले क्या होता है पार्ट वाइज टेस्ट होता है, उसके बाद फुल लेंथ में लास्ट में जाते हैं। हाँ, तो पहले ज्योग्राफी के पार्ट वाले सिलेबस का मतलब टेस्ट सीरीज लगा लिया, मान लीजिए वर्ल्ड का एक साथ लगा लिया, इंडियन का एक साथ लगा लिया, है ना। उसके बाद क्या है ओवरऑल जब क्या है सारे सब्जेक्ट्स के पार्ट वाइज लगा लोगे, उसके बाद क्या है फुल लेंथ पे जाओ। हम्म, तो टेस्ट सीरीज देने के बाद खुद को जज नहीं करना है, जैसे भी नंबर आए आप उससे सीखें कि गलती कहाँ हुआ है, तो मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है ना, और उसको करेक्ट करना है। ये नहीं कि आप अपने आप पे सेल्फ डाउट ले आए या मेरे से नहीं हो पाएगा, दुनियादारी जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं ना, वो सारी चीजों से बचना है। ये प्रोसेस है,
टाइम लगता है, स्लोली स्लोली क्या है हमारा माइंड डेवलप कर लेता है और हमारा माइंडसेट बनता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके लिए भी नया रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, तो वो नॉर्मल है ना। तो उसको नॉर्मल माने और धीरे से अपने क्या है सीखें, स्टेप वाइज आगे बढ़े, है ना। टेस्ट सीरीज को ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है कि इतना पढ़ने के बाद भी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं भाई, टेस्ट में भले कितने भी नंबर आए, मेन एग्जाम में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को जज ना करें, अच्छे मार्क्स आते हैं तब भी आप ग्राउंड पे रहें, बुरे मार्क्स आते हैं तब भी आप ग्राउंड पे रहें, है ना। उससे सीखें कि कहाँ मिस्टेक्स हुए हैं। अब कोशिश करें कि आप जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं, कंसेप्चुअल मतलब जैसे कि स्टैटिक में आप लोग पढ़े ही होंगे, कई बार पढ़े होते हैं ना, थ्योरी से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होते हैं, कंसेप्ट्स वाले मिस्टेक्स जो हैं, इनको आप कोशिश करें कि एकदम ही लो करें, है ना। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करने लगेंगे तो फिर प्री से बाहर होना तय है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करना ही नहीं है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या रिवाइज करके स्टैटिक को कमांड में ले आइएगा, है ना। लेकिन अगर आप फैक्चुअल मिस्टेक करते हैं, फैक्चुअल तो हर किसी को याद नहीं होता है, फैक्ट वाला, फैक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स करते हैं तो वो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। तो ये थोड़ा सा हो ही जाता है, ह्यूमन एरर हो ही जाता है, उतना किसी को याद नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको भी थोड़ा रिड्यूस करें, लेकिन ये नहीं होता है रिड्यूस, ठीक है, वो फैक्ट है। आप कोशिश करें कि कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को रिड्यूस कर लें, है ना, ये कम से कम ही हो। उसके बाद एक और टाइप का मिस्टेक होता है जो हम लोग करते हैं अक्सर, सिली मिस्टेक्स, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन किसी में मार दिए, ओएमआर में, है ना, या ढंग से बबल नहीं भरे, या दो बबल भर दिए, है ना। या फिर क्या होता है कॉमनली, क्या है यूपीएससी क्वेश्चन में क्या होता है, नॉट करेक्ट में हमने क्या सोच लिया, करेक्ट सोच लिया, है ना। इनकरेक्ट को हम लोग देख नहीं पाते हैं, है ना। या कुछ और ही पूछ रहा होता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और भले हम उस चीज के बारे में जान रहे हैं लेकिन हम लोग क्या है पढ़ने में गलती कर दिए या ऑप्शन लगाने में गलती कर दिए। तो ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, टॉलरेबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है ना। तो सिली मिस्टेक्स करना ही नहीं है, और कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को आप कम से कम करें, है ना। फैक्चुअल मिस्टेक होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों तो करना ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका रिविजन हो, मल्टीपल रिविजन हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, ताकि आप उस माइंड जोन में चले जाएं, ठीक है। तो ये आप लोग क्या है टेस्ट सीरीज लगाने के बाद इसमें एनालाइज करना है कि आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कितने हुए, फैक्चुअल मिस्टेक्स कितने हुए, कितने सिली मिस्टेक्स हुए, तो इनको कैसे रिड्यूस करें, ये चीज करना है टेस्ट सीरीज के बाद। ये नहीं देखना है कि उसके नंबर ज्यादा आ रहे मेरे कम आ रहे, ये बिल्कुल नहीं देखना है, किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है ना। वो भले क्लास में टेस्ट सीरीज में ज्यादा ला रहा होगा, एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, ऐसा भी होता है, मतलब मैं ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दे रही, मतलब ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं करना है ना। तो टेस्ट सीरीज को क्या लेना है, प्रैक्टिस की तरह लेना है, और हर टेस्ट के बाद आप एनालाइज करें कि ये 3 तरह के मिस्टेक्स में किसको कम करना है ना। तो ये दोनों कम करेंगे तो आपके चांसेस हाई रहेंगे। फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और भी चीजें, होता है तब भी ठीक है, नहीं भी होता है तो और भी चीजें हैं लाइफ में, है ना। तो इसको जीवन नहीं बनाना है एग्जाम को, है ना। लाइफ बहुत बड़ा है एग्जाम से, एग्जाम में बस क्या है 2-3 साल का आप फोकस स्टडी करके आप दे दीजिए, होता है ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अप्रोच होना चाहिए। नहीं तो जैसे मैं पढ़ती थी उस टाइम में इतना हवा बनाया जाता था कि हम एग्जाम को ही लाइव समझ बैठे, है ना। तो फिर इस साइकिल में घुसते हैं तो उसके बाद फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, मेरे साथ काफी प्रॉब्लम हुआ था। इतना ज्यादा मिसगाइडेंस हुआ था कि जब हम खुद उस चीज को उस प्रोसेस में घुसे, खुद पढ़ना स्टार्ट किए ना, तब समझ में आने लग गया कि ये स्ट्रैटेजी तो काम करता ही नहीं है ना। क्योंकि सबके स्ट्रैटेजी बहुत अलग होते हैं, सबका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, किसी को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड अलग है, तो अलग अलग है। तो सब अपने हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाए, है ना। कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है, जितना भी टॉपर्स टॉक सुन लीजिए, कुछ काम नहीं आने वाला, है ना। तो आप बस बेसिक चीजों को कर लीजिए, बेसिक स्टेप्स सबके लिए कॉमन होते हैं, लेकिन जो पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो सभी का अलग होता है ना। इतना मिसगाइड किया जाता था कि हिंदू को हम लोग 3 घंटे टाइम दे देते, वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी,
है ना। द हिंदू पढ़ना मतलब 3 घंटे के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है ना। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही हो गया या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी कई जगह बहुत सारे चीजों को एकदम मिसगाइड किया जाता है, तो आप वो सब चक्कर में ना पड़े, है ना। और हाँ, मैक्सिमम 1 आवर इनफ है। और शुरू में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है क्योंकि हम उसके वोकैब से यूज टू नहीं होते ना। जब यूज टू हो जाएंगे उसके बाद आपको अराउंड 40 से 45 मिनट्स ही लगेगा कवर करने के लिए। दोनों कोई भी पढ़ सकते हो, लगभग चीजें कवर हो जाती हैं, उसको बस रीड करिए। उसके बाद क्या है, मंथली मैगजीन पढ़िए। मंथली मैगजीन में फिर ओवरऑल पिक्चर सभी जगह से आपको एक जगह कलेक्ट करके दिया जा रहा है, तो उसी को पढ़ लीजिए, हो जाएगा। मतलब कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दूसरे दूसरे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आते हैं। इवन यहाँ उड़ान में भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग यहाँ का भी रिकमेंड मतलब पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी पीडब्ल्यू की आती है अच्छी, यूपीएससी प्रेप की भी आती है। हाँ, अलग अलग विजन की भी आती है। पर मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि आप विजन का पढ़ें, क्योंकि विजन क्या क्या है, इतना ज्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होता है और बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। उतना टाइम मतलब आप डिवोट नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ मंथली मैगजीन पढ़ने के लिए, और भी चीजें हैं जो करनी है। तो लिमिटेड जो जिसमें रहे कि ठीक ठाक कंटेंट है, लिमिटेड टाइम में आपका कवर हो जाएगा, वैसे चीजों को पढ़ें, है ना। तो ये करना है। इसके बाद आप जब अटेम्प्ट देंगे उस साल में ज्योग्राफी के लिए आप क्या है, प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन को आप कवर करेंगे करंट अफेयर्स से, है ना। प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन को आप कहाँ से करंट कवर करेंगे, करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो क्या है, हम लोग मैपिंग की क्लास जरूर करेंगे, पर मैपिंग की क्लास में मैं एकदम स्टैटिक या बेसिक चीजों को कवर करवाऊंगी, है ना। और किस तरह से आपको फिर प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन में कोई चीजें न्यूज में है तो आपको वो किस तरह से देखना है, वो माइंडसेट हम लोग डेवलप करेंगे। मतलब मेन चीजें तो मैं करवा ही दूंगी, लेकिन फिर क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। तो जब आपका अटेम्प्ट होगा तब आप प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन को करंट अफेयर्स से कवर करेंगे, है ना। उसका इकोनॉमिक एंगल देखना है, उसका ज्योग्राफिकल एंगल देखना है, पॉलिटिकल एंगल देखना है ना। तो इस तरह की चीजें हम लोग क्या है, पूरे कॉन्टिनेंट वाइज जब मैपिंग करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से देखना है। ठीक है, तो ये कवर करना रहेगा। और इसके बाद वही मैंने बताया कि प्रीलिम्स के टाइम में अक्सर क्या होता है, यूट्यूब वीडियोज आते हैं बहुत सारे, है ना, जो प्रीलिम्स के टाइम में खासकर इतना ज्यादा वो मेंटली डिस्टर्बिंग होते हैं ना, वो सारी चीजों से आपको बचना है ना। तो यूट्यूब वीडियोस जो प्रीलिम्स के टाइम में आते हैं, प्लीज उसको ना देखें, है ना, ना देखें। क्योंकि आपने जितना पढ़ा होता है, जो भी आपका माइंडसेट या जो भी आपका पॉजिटिव जो भी थॉट होता है, वो क्या है, करप्ट हो जाता है ये सब चीजों को देखने के बाद। फिर क्या है, पैनिक बटन में चले जाते हैं। और कोई नहीं बता सकता है कि यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी नहीं। तो आप हाँ, तो वैसे वीडियोस से बचे, है ना। टॉप 100 एमसीक्यूज हम करवा देंगे, टॉप 50 एमसीक्यूज हम करवा देंगे, तो वैसे चीजों से बचना है ना। वैसा होता ही नहीं है, आप कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उनके टेस्ट सीरीज और यूपीएससी के पेपर में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसे चीजों से बचना है, खासकर एक महीने में, जो लास्ट के एक महीने में ना देखें। उससे पहले कोई देख रहा है तो देखें, आपका अपना खुद का चॉइस होना चाहिए, आपका खुद का रिस्क होना चाहिए, है ना उसमें। लेकिन एक मंथ ना देखें, है ना, प्रीलिम से एक मंथ पहले या खासकर एक सप्ताह पहले तो और ना देखें। तो आपको अपना मेंटल एनर्जी कंजर्व करके रखना है ना, प्रिजर्व करके रखना है। और ऐसे लोगों से मतलब सराउंडेड रहें जो आपके, हाँ, आपको पॉजिटिव रखें और आपको क्या है, ग्रोथ करने में मदद करें, है ना। तो अपना सर्कल भी उस टाइप का डिसाइड करें जब यूपीएससी की तैयारी में आते हैं, तो ताकि आपको क्या फायदा हो, है ना। आप डिट्रैक्ट ना हो पाए, आपका फोकस बना रहे, है ना। तो आपका सर्कल भी बहुत मैटर करता है, सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में रहते हैं वैसे बनने में देर नहीं लगता, है ना। तो सराउंडिंग भी बहुत मैटर करता है, सर्कल भी बहुत मैटर करता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान दें, है ना। क्योंकि क्या होता है कि केवल नॉलेज से एग्जाम नहीं निकल सकता, है ना। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आपको सब पता है, उसके बाद भी लेकिन आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो वो परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता ही है ना। तो आईक्यू से ज्यादा ईक्यू मैटर करता है ना, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आईक्यू से ज्यादा ईक्यू मैटर करता है, मतलब इमोशनल क्वोशंट जो बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस,
कि मतलब आप अपने इमोशंस को कितने काबू में कर पाते हैं, कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, है ना। तो जो भी दिक्कतें हैं वो सब चीज़ों को आप पहले से ही सॉर्ट आउट कर लें, है ना, और उसको बचा के रखें अपना एनर्जी को, ताकि आप मेन डे में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, है ना। ओवरऑल एकेडमिक्स से बाद भी क्या है, जो फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपीएससी एग्जाम में। अब हम लोग इतने मतलब साल डिवोट किए प्रिपरेशन में, तो ऐसा चीजें महसूस होती हैं, है ना। वो धीरे से आप लोग को भी समझ में आने लगेगा कि सेम चीजें होता क्या है करके। तो इस तरह की चीजें होती हैं, बाकी कोई बताता नहीं है, पर मैं बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। हाँ, तो जो अपना मेंटल एनर्जी है उसको हाई प्रायोरिटाइज करें, है ना, पीस को, और अपना फोकस जो रूटीन है उसको आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, है ना। और वैसे लोगों से दूरी हो जाएं जो आपके ग्रोथ में मदद नहीं करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, है ना। तो इतना काफ़ी रहेगा, है ना। बाकी उसके बाद हम लोग डेली क्लासेस में जब भी मिलेंगे, मैं बताऊंगी कि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही हम लोग क्या है, बीच बीच में उड़ान में एमसीक्यू सीरीज होती है, तो उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और साथ में क्या होगा कि मेंस के जितने क्वेश्चंस आए हैं, मान लीजिए हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी मेंस में क्वेश्चंस आए हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक कवर करवाया मैंने, उसके बाद मैं आप लोग को दूंगी कि आप इसको राइटिंग करके ले आएँ। कोशिश करें कि जितना कंटेंट है उस कंटेंट में सेटिस्फाई होके उसमें आप आंसर लिखना स्टार्ट करें, है ना। धीरे से होता है, आंसर राइटिंग भी एक प्रोसेस है, स्टार्टिंग में नहीं आता, सबसे घटिया आंसर लिखते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़ा सा कम घटिया, फिर हम लोग एवरेज, फिर हम लोग अबव एवरेज, ऐसे जाते हैं। तो ये प्रोसेस है, जैसे जैसे आपका कंटेंट मतलब बनता जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स का कवरेज होता जाएगा, तब फिर आपका क्या है, माइंड भी उस तरह से फिर काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो सब चीज़ प्रोसेस है, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़े, एकदम हैप्पजार्ड वे में सब चीज़ को मिक्स नहीं करना है। हाँ, नहीं, ऑनलाइन में चेक नहीं होते। हाँ, मैं तो एडवाइस करूंगी कि ज़्यादा बेटर है कि आप ऑफलाइन करें यूपीएससी का, ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ओके। हम्म। ओके। हाँ हाँ, 28 का प्लान करो। हाँ, तो आपके एग्जाम कब तक खत्म हो रहे हैं? मतलब 27 के? अच्छा हाँ, 27 के मई तक खत्म हो जाए। नहीं नहीं, क्या यूपीएससी का ना, यूपीएससी का बैच कभी प्री और मेंस अलग अलग नहीं पढ़ाया जा सकता, हाँ, वो इंटीग्रेटेड ही चलता है, क्योंकि सारा कंसेप्ट सेम ही होता है ना। बस कुछ प्रीलिम्स में क्या है थोड़ा। हम्म। हम्म। हाँ, बेटर है। नहीं, अभी टेस्ट सीरीज भी अभी देने का कोई पॉइंट नहीं है अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। ओके ओके। ओके ओके। ओके, तो आप अपने एंड से कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं? हाँ, तो ऐसा करिए ना, अभी इस साल आप छोटा छोटा ये काम करिए कि सारे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे एनसीईआरटीज को आप कवर कर लीजिए, है ना। एनसीईआरटीज को क्योंकि एक बार में भी कई बार समझ में नहीं आता है, तो 2-3 बार आप उसको पढ़ के रख लें, है ना। जो उसको लगता है कि कोई हाईलाइटेड पॉइंट है तो उसको हाईलाइट कर ले, जो भी कर ले, तो इतना बेसिक्स कर ले। हाँ। हम्म। ओके ओके, कहाँ पढ़ा रहे थे? हम्म। ओके ओके। हम्म। हाँ, जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे मतलब एनसीईआरटीज कवर कर लो, और उसके बाद लगता है कि थोड़ा सा कि पीवाईक्यूज देखना है, तो पीवाईक्यूज की बुक ले लो, अभी से देखना स्टार्ट कर लो, ताकि माइंडसेट बनता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना।
उसके बाद लग रहा है कि आपको जब ज्वाइन करना है, टाइम है, तो फिर कर लो। हाँ, मतलब ऑफलाइन ही ज्वाइन करना, क्योंकि ज़्यादा फायदे ऑफलाइन में ही होते हैं, ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता। और जितना भी मैं बोल दूँ ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा अलग ही लगेगा। और रिस्पॉन्स भी नहीं आता ना, रिस्पॉन्स भी नहीं आता, तो इसलिए मतलब उनको भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो वैसे ही वाला सीन हो जाता है ना। बाकी हम लोग तो हैं गाइड करने के लिए, कि हम लोग उस जर्नी से गुजर चुके हैं, तो कहाँ गलती होती है वो बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग आज एंड करते हैं इस क्लास को, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। कहाँ से एलएलबी कर रहे हो आप? अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अभी एलएलबी में इंटरेस्ट नहीं आ रहे हैं? मेरी मेरी बहन भी पंडित रविशंकर में ही है, बीएलएलबी कर रही है, वो भी फाइनल ईयर में है, पूर्वी राणा, जान रहे हो? अच्छा, कॉलेज में हो क्या? हाँ, वो भी यूटीडी में ही है। वो भी फाइनल ईयर में ही जाएगी, अभी फिफ्थ, मतलब फिफ्थ ईयर में ही है। नहीं नहीं नहीं, उनका भी 27 में खत्म होगा। मेरे, हाँ, मेरे सिस्टर ही है। अच्छा, कम जाते हो, हाँ, तब तो फिर। हाँ, तो वो भी मतलब एलएलबी कर रही थी, कर रही है, मतलब अभी फाइनल ईयर में है वहीं से, इसलिए मैंने पूछ लिया।